नमस्कार। ध्येय आईएएस के डेली करंट अफेयर्स वीडियो कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम ओबीसी समुदाय के उपवर्गीकरण के विषय में बात कर रहे हैं। बिहार के हाल ही में जारी किए गए जाति सर्वेक्षण के परिणामों ने अन्य राज्यों में भी इसी तरह के सर्वेक्षण कराने के बारे में चर्चा बढ़ा दी है। आंध्र प्रदेश सरकार ने भी पिछड़े वर्गों की गणना शुरू करने की घोषणा की है। आरक्षण लाभों का उचित वितरण सुनिश्चित करने के लिए निम्न जातियों की पहचान और अन्य पिछड़े वर्गों ओबीसी का उपवर्गीकरण लंबे समय से बहस का विषय रहा है। आपको बता दें कि ओबीसी शब्द यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग में वह समुदाय और जातियां शामिल हैं जो सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित हैं, लेकिन यह अनुसूचित जातियों एससी या अनुसूचित जनजातियों की श्रेणियों में नहीं आते हैं। भारत में ऐतिहासिक रूप से जातियों की निम्न स्थिति सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन का कारण रही है। आइए अब हम ओबीसी समुदाय की संवैधानिक स्थिति को समझें। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15(4) ओबीसी वर्ग के लिए सकारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता को मान्यता देता है। इसके अनुसार राज्य के पास सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार है। वहीं अनुच्छेद 16(4) सरकारी सेवाओं में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व वाले किसी भी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों या पदों को आरक्षित करने का राज्य को अधिकार देता है। इसके अतिरिक्त 2018 में 102वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। अगर हम ओबीसी के उपवर्गीकरण की बात करें तो ओबीसी जातियों को उनके पारंपरिक व्यवसायों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, जैसे इसमें बढ़ई, लोहार और कुम्हार आदि परंपरागत व्यवसाय करने वाली जातियां शामिल हैं। हालांकि बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में ओबीसी समुदाय के भीतर भूमिहीन जातियों सहित यादव और कुर्मियों जैसी संपन्न जातियां भी शामिल हैं, जिनके पास पर्याप्त भूमि स्वामित्व है। ये असमानता ओबीसी समुदायों के बीच विविध स्तरों को स्पष्ट करती है और ओबीसी उपवर्गीकरण की आवश्यकता को रेखांकित करती है। सरकार ने ओबीसी समूह के निर्धारण के लिए समय समय पर राष्ट्रीय आयोग नियुक्त किए हैं। पहला ओबीसी आयोग काका कालेलकर के नेतृत्व में 1953 में बनाया गया था। इस आयोग ने जाति पदानुक्रम, शैक्षिक स्थिति और सरकार एवं उद्योगों में जातियों के कम प्रतिनिधित्व के आधार पर सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान की थी। आयोग ने 25 से 40% तक नौकरी में आरक्षण और तकनीकी एवं पेशेवर संस्थानों में 70% आरक्षण की सिफारिश की थी, लेकिन इन सिफारिशों को कभी लागू नहीं किया गया। इसके बाद 1979 में नियुक्त मंडल आयोग ने सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 27% आरक्षण की सिफारिश करते हुए 3000 से ज़्यादा ओबीसी जातियों की पहचान की थी और ओबीसी में उपश्रेणियों के लिए सुझाव दिया था। लेकिन सरकार ने पूरी ओबीसी आबादी को एक माना। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर क्रीमी लेयर की अवधारणा लागू की गई। भारत में राज्य की सरकारों ने राष्ट्रीय स्तर पर मंडल आयोग सिफारिशों के कार्यान्वयन से पहले ही विभिन्न ओबीसी उपश्रेणियों के बीच आरक्षण को वितरित करने के लिए अपने तरीके तैयार कर लिए थे। यह विविधता भारत की सामाजिक संरचना और जाति की गतिशीलता की जटिल प्रकृति को दर्शाती है। आइए समझते हैं कि विभिन्न राज्यों ने ओबीसी को कैसे वर्गीकृत किया है। वर्तमान में बिहार में ओबीसी आरक्षण को पिछड़ा वर्ग 1, पिछड़ा वर्ग 2 और ओबीसी महिलाओं के बीच विभाजित किया गया है। हालांकि जाति सर्वेक्षण के नए निष्कर्षों के आधार पर इसमें परिवर्तन हो सकते हैं। आंध्र प्रदेश में ओबीसी को 5 उपश्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, जिनमें आदिवासी जनजातियां, पेशेवर जातियां और ईसाई धर्म में परिवर्तित एससी आदि शामिल हैं। कर्नाटक ने ओबीसी जातियों को 5 उपसमूहों में विभाजित किया है, जो ओबीसी समुदाय के भीतर विशिष्ट सामाजिक और आर्थिक अंतर को दर्शाता है, जबकि झारखंड ने ओबीसी को 2 समूहों में वर्गीकृत किया है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी और पिछड़ा वर्ग। पश्चिम बंगाल में ओबीसी जातियां अधिक पिछड़ी और पिछड़ी में विभाजित हैं। महाराष्ट्र ने व्यापक ओबीसी वर्गीकरण के भीतर विशेष पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के बीच अपने 21% ओबीसी आरक्षण का आवंटन किया है। राज्य स्तर पर ओबीसी का यह विविध वर्गीकरण
विभिन्न समुदायों के सामने आने वाली बहुआयामी चुनौतियों का समाधान करने, आरक्षण लाभों का अधिक लक्षित और न्याय संगत वितरण सुनिश्चित करने के लिए भारत के विभिन्न क्षेत्रों द्वारा अपनाए गए सूक्ष्म दृष्टिकोण को दर्शाता है। हालांकि कुछ चुनिंदा उच्च ओबीसी जातियों ने मौजूदा 27% आरक्षण नीति का असमान रूप से लाभ उठाया है, लेकिन जैसे जैसे जागरूकता बढ़ रही है, ऐसी नीतियों के लिए जोर बढ़ रहा है जो न केवल समान वितरण सुनिश्चित करती हों, बल्कि ओबीसी समुदाय के बीच सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित गुटों को भी प्राथमिकता देती हो, जिससे एक अधिक समावेशी और न्यायपूर्ण सामाजिक ढांचे को बढ़ावा मिल सके। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। धन्यवाद।